जय हिंद। यह झारखंड जीके का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के भूमि संबंधी कानून। आइए देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 21 में क्या है, भूमि संबंधी कानून अधिनियम परिचय। भूमि संबंधी कानून अधिनियम जो है इसका परिचय यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फर्स्ट में है, ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न प्रकार कानून बनाकर अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था को अपने अधीन लाने का षड्यंत्र किया। उसके बाद है, ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य अपने राजस्व को वृद्धि करना था। वो अपना राजस्व बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे। इसके बाद है, इसी क्रम में न्यायालयों का उपयोग कर स्थानीय जमींदारों, जागीरदारों एवं रेतों की भूमि की नीलामी करना प्रारंभ कर दिया। क्या इन लोगों का भूमि क्या करने लगा, नीलामी करने लगा। नेक्स्ट, नीलामी से बचने हेतु जमींदारों एवं जागीरदारों ने कठोरता से लगान वसूलना शुरू कर दिया। परिणामतः क्या हुआ, रेतों की स्थिति खराब होती गई। इस स्थिति में रेतों ने अपने किसी विकल्प के अभाव में अंग्रेजों एवं जमींदारों के विरुद्ध कई विद्रोह किए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विद्रोह में 1831 से 1832 ईस्वी का कोल विद्रोह तथा 1895 से 1900 ईस्वी का बिरसा उल गुलान प्रमुख है। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंग्रेजी शासन द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि जनजाति समस्याओं का निराकरण किए बिना शांतिपूर्वक ढंग से प्रशासन चलाना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जनजातियों की इन समस्याओं जिससे भूमि संबंधी समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि समाधान हेतु सरकार ने समय समय पर कई सुधार जो है करने का प्रयास किए। इस क्रम में सन 1862 में, कब, सन 1862 में बाबू रखालदास, ठीक है, रखालदास जो होते हैं हल्दर, रखालदास हल्दर के नेतृत्व में भूइंहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों में मंजियस भूमि को चिन्हित करने के लिए भूइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया। ठीक है, भूमिहरी जो है सर्वे वो प्रारंभ किया गया, जो 1869 ईस्वी तक चला। कब तक चला, 1869 ईस्वी तक। इसके बाद है, जनजाति की भूमि को संरक्षित करने हेतु सरकार की ओर से उठाया गया कदम यह प्रथम सराहनीय व प्रभावी कदम था। अगला पॉइंट है, इस प्रकार में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कदम निम्नवत थे। कौन कौन सा कदम सरकार द्वारा उठाया गया ये देखते हैं। फर्स्ट है, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। ठीक है, ये कब आया था, 1869 में, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम। उसके बाद आता है छोटा नागपुर भूस्वामी जो है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम। ये कब आया, 1869 में, 1879 में। ठीक है, छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब आया, 1879। नेक्स्ट है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, ये कब आया, 1897। नेक्स्ट है, 1902 में छोटा नागपुर में मौजावार सर्वे का प्रारंभ। इसके अंतर्गत खेवट एवं खतियान का निर्माण किया जाना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, 1903 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ का निर्माण हुआ। और फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। आपसे पूछिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो कब लाया गया, तो 1908 में। फिर आया क्या, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम कब आया, तो 1949 में। ठीक है, इस प्रकार 21 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 22 में क्या है, छोटा नागपुर भूदृढ़ अधिनियम। ठीक है, जो छोटा नागपुर भूदृढ़ अधिनियम है कब हुआ था, 1869 में। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर में भूइंहरी के नाम जो है भूधृतियाँ विद्यमान है। इसे ऐसे लोग धारण करते हैं जो स्वयं उन गांवों को स्थापित करने वाले मूल निवासी के वंशज मानते हैं जहां ऐसी भूमि अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के कुछ भूधृतियों को भूत खेत और फिर डली कटारी एवं पनहई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये सब नाम से जाना जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन ज़मीनों को पाना, इस ज़मीन को क्या कहते थे, पाहन कहते थे। ठीक है, या पुजारी के लिए अलग से रख दी जाती है ताकि यह अपने कर्तव्य का पालन कर सके, ताकि वह क्या है, अपने कर्तव्य का पालन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है, गांव के महतों के लिए भी अलग से ज़मीन रखी जाती थी। गांव का जो महतों हैं उनके लिए भी अलग से ज़मीन रखी जाती थी, जिसको बोलते हैं महतोई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गांव में मंझिहस नाम से कुछ ज़मीन अलग रखी जाती थी। किस नाम से, मंझिहस नाम से किस ज़मीन को रखते थे, जिसे उन गांवों के अपने अपने अस्तित्वधारियों के उपयोग के लिए आरक्षित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, साथ ही बटखेत नाम से ऐसी ज़मीनें हैं जिसे मंझिहस ज़मीनों पर काम करने वाले गाँव के परिश्रमिकों के लिए नियत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस अधिनियम के शब्द विन्यास के अंतर्गत भूइंहरी शब्द में भूत खेत और फिर डली कटारी और पहनई तथा महतोई शब्द परिभाषा है।
नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट कमिश्नर के कार्य। क्या है विशिष्ट कमिश्नर के कार्य, इसमें के बारे में जानते हैं। प्रत्येक नियुक्ति विशिष्ट कमिश्नर का वह कर्तव्य होगा जो कि वह उसकी अवधिकारिता जो है की सीमाओं में अधिक कोई व्यक्ति है ना, अधिक कोई व्यक्ति जैसे भूयहरी या फिर मजहस धृतयों पर अगर दावा करता है, धृतयों पर अगर कोई दावा करता है तो कमिश्नर उसके अस्तित्व जो है उसका अस्तित्व की जांच पड़ताल तथा उसका सीमांकन करेगा। अगला पॉइंट है विशिष्ट कमिश्नर की शक्तियाँ। जो विशिष्ट कमिश्नर है उसको शक्तियों के बारे में जानते हैं। विशिष्ट कमिश्नर इस अधिनियम द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकार्डो की विषय वस्तु। ठीक है, रिकार्ड जो है रिकार्ड का विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। विशिष्ट कमिश्नर भूयहरी एवं मजहस की श्रेणी में आने वाली जमीन का एक रजिस्टर तैयार करेगा, ये इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जिन व्यक्तियों का बेजा कब्जा हरण हो गया हो उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करने की शक्ति। इसमें क्या है विशिष्ट कमिश्नर के समक्ष यदि यह साबित हो जाता है कि किसी भूयहरी या मजहस धृत धारण करने वाले व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा हो गया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे व्यक्ति या उस वारिस को ज़मीन वापस दिलवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है विशिष्ट कमिश्नर द्वारा निर्णय। विशिष्ट कमिश्नर द्वारा निर्णय क्या है कर निर्धारक अपने विचार विशिष्ट कमिश्नर के सामने रखेंगे तथा निर्णय करने का अधिकार केवल विशिष्ट कमिश्नर को होगा। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णयों का पूर्वावलोकन। जो भी निर्णय है उसका पुनर्विलोकन होगा, मतलब इसमें क्या होगा निर्णयों के पुनर्विलोकन का अधिकार केवल विशिष्ट कमिश्नर को होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपील की शक्ति। विशिष्ट कमिश्नर के द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध प्रमंडल के कमिश्नर के पास अपील की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मुख्तार एवं वकील की सुनवाई नहीं ठीक है, मुख्तार एवं वकील की सुनवाई नहीं। विशिष्ट कमिश्नर की सहमति के बिना विशिष्ट कमिश्नर के सक्षम लाए गए किसी भी मामले में मुख्तार या वकील की सुनवाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार नियम बना सकती है। यह सरकार जो राज्य सरकार है आवश्यकता अनुसार कोई भी नियम बना सकती है या आदेश पारित कर सकती है। नेक्स्ट है चैप्टर 23 में क्या है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के बारे में जानते हैं। अध्याय 1 इसमें की धारा और इधर धारा लिखा हुआ और इधर क्या है प्रमुख प्रावधान। आइए क्या करके देखते जाते हैं। धारा 1 इसमें क्या है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और एकदम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 1 में क्या है संक्षिप्त नाम तथा प्रसार। पॉइंट 1 क्या है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। इसका प्रसार उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में होगा। नेक्स्ट है धारा 3। ठीक है, धारा 3 में क्या है परिभाषाएं हैं। धारा 3 में पूछेगा क्या है तो परिभाषाएं हैं जैसे होगा कृषि वर्ष वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु प्रचलित हो। अगला पॉइंट है भुगुत बंध जो है भुगुत बंध बंधक, यानी किसी काश्तकार के हित का उसकी काश्तकारी से उधार स्वरूप दिए गए धन के भुगतान को बंधक रखने हेतु इस शर्त जो है पर अंतरण की उस पर की बजायों जो ब्याज है ब्याजों के साथ उधार बंधक की कालावधि के दौरान काश्तकारी से होने वाले लाभों से वंचित समझा जाएगा। नेक्स्ट है जोत किसको बोला जाता है, आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो रैयत द्वारा धारित भूखंड, रैयत द्वारा धारित भूखंड को क्या बोलते हैं जोत बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोरकर। ठीक है, कोरकर क्या होता है ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसको क्या कहेंगे कोरकर। नेक्स्ट है भूस्वामी किसको बोलेंगे लैंडलॉर्ड, मतलब वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपना ज़मीन दिया हो। अगर कोई व्यक्ति किसी काश्तकार को अपना ज़मीन दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे भूस्वामी। नेक्स्ट है काश्तकार क्या होता है काश्तकार वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाना जो है चुकाए जाने ये हो, मतलब ठीक है चुकाने का दायी हो, मतलब कि उसको चुकाना हो उसका ब्याज चुकाना हो, ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट है लगान क्या होता है रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग का अधियोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु को क्या बोलते हैं लगान बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चल संपत्ति क्या हुआ इसके अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है। इसके अंदर क्या आता है खड़ी फसल आता है। नेक्स्ट है मुंडारी और खुटकदारी। ठीक है, मुंडारी और खुटकदारी
काश्तकारी, ठीक है। इसमें क्या आएगा, मुंडारी खुस्तकारी का हित, इसमें क्या होगा, मुंडारी खुटकटीदारी जो है उसका हित के बारे में। नेक्स्ट है भूधृति। भूधृति मतलब क्या हुआ, भूधारक का हित। भूधृति मतलब क्या हुआ, भूधारक का हित, ठीक है। इसे के अंतर्गत क्या होगा, मुंडारी और खुटकधारी काश्तकारी नहीं आती है, ठीक है। भूधृति में क्या है, भूधारक का हित, और इसे के अंतर्गत मुंडारी और कुटकधारी काश्तकारी नहीं आती है। नेक्स्ट है अस्थाई भूधृति। अस्थाई भूधृति में क्या है, वंशगत भूधृति। नेक्स्ट है पुनर्ग्राहा भूधृति। पुनर्ग्राहा भूधृति मतलब क्या हुआ, वैसी भूधृति जो परिवार के नर वापसी नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस हो जाएगा। अगला पॉइंट है ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया में क्या है, किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी, प्रधान, मांझी या अन्य किसी नाम से भी जाना जाता हो। इसको और अन्य नाम क्या से जाना जाता था, मानकी, प्रधान या मांझी, ग्राम मुखिया, ठीक है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कब हुआ, 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संबंध में किया गया अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अध्याय 2। अध्याय 2 में देखेंगे काश्तकारों के वर्ग। काश्तकारों के वर्ग, क्लासेस ऑफ टेनेंट्स, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है धारा इधर है और इधर है प्रमुख प्रावधान। धारा 4। धारा 4 में क्या है, काश्तकारों के वर्ग। काश्तकारों के वर्ग कौन कौन सा होगा, काश्तकार के अंतर्गत भूधारक, रेयत तथा दर रेयत का मुंडारी कुटकधार जो है कुट्टीदार को शामिल किया गया। रेती 3 प्रकार के हो सकते हैं। रेती कितना प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा हो सकता है, अधिभोगी रेती, और फिर अनधिभोगी रेती, और हो जाएगा कुटकदी अधिकार का रेयत। आइए इसके बारे में जानते हैं। अधिभोगी रेयत किसको बोलते हैं, वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अधिभोग का अधिकार हो उसको बोलते हैं अधिभोगी रेयत। सेकेंड है अनधिभोगी रेयत। मतलब क्या हुआ, वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि पर अभियोग करने का अधिकार नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अनधिभोगी रेयत। नेक्स्ट है कुटकटी अधिकार प्राप्त रेयत, ठीक है। कुटकटी अधिकार प्राप्त रेयत। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट धारा 5। धारा 5 के अंदर क्या आता है, भूधारक का अर्थ। धारा 5 के अंदर क्या आता है, भूधारक का अर्थ। भूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की ज़मीन खेती कार्य करने के लिए धारण किए हुए हैं, उसका लगान चुकाता हो, उसको क्या बोलेंगे, भूधारक। नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 में क्या है, रियत का अर्थ। धारा 6 में पूछेगा आपसे क्या है, तो रियत का अर्थ दिया हुआ है। रियत का अर्थ क्या दिया हुआ है कि रियत के अंतर्गत वैसे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। रियत का अर्थ में ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 में क्या है, खुटकटट्टी जो है खुटकटट्टी, फिर है अधिकारयुक्त रियत का अर्थ। खुटकटट्टी अधिकारयुक्त रियत जो है इसका अर्थ क्या है ये बताया गया है किसमें, धारा 7 में। तो वैसे रेयत जो वैसी भूमि या अभियोग का अधिकार रखते हैं जिसे उसके मूल प्रवर्तक या उसकी परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल में कृषि योग्य भूमि के रूप में विकसित किया गया हो, तो उसे क्या बोलेंगे, खुटकटट्टी अधिकारयुक्त रेयत कहा जाता है। नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 में क्या है, मुंडारी खुटकटट्टीदार का अर्थ, ठीक है। धारा 8 में क्या दिया हुआ है, मुंडारी खुटकटट्टीदार धारा का अर्थ दिया हुआ है। वह मुंडारी जिसमें जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे क्या बोलेंगे, मुंडारी खुटकटट्टीदार कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अध्याय 3। इसमें क्या दिया हुआ है, भूधारक। भूधारक के बारे में जानते हैं क्या है। धारा 9 यहाँ पे है। धारा 9 में क्या है, भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी ना होगा। भूधारक जो है लगान वृद्धि के लिए कब दायी ना होगा, ये दिया हुआ है धारा 9 में। इसके बारे में क्या है कि यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से कोई ना परिवर्तन, क्या दिया हुआ है, यदि किसी भूधारक के लगान में बंदोबस्त के समय से परिवर्तन ना किया गया हो उसके लगान में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट है 9 क। 9 क में क्या है, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि। 9 क में क्या दिया हुआ है, भूधारक या ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि। पॉइंट 1 है भूधारक या ग्राम मुखिया के या फिर काल लगान जो है उपायुक्त के पास दिए गए आवेदन पर पारित आदेश या फिर जो है स्वराज अधिकारी द्वारा पारित आदेश से ही बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट है धारा 11। धारा 11 में क्या है, भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, धारा 11 में क्या दिया हुआ है, भूधृतियों के कतिपय अंतरणों का रजिस्ट्रीकरण। इसमें से क्या है, इनमें जो है भूधृति या फिर पट्टेदारी के अंतरणों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। उसके बाद आता है 13। धारा 13 में क्या है, भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण। क्या है, भूधृति का विभाजन या लगान का वितरण किसमें है, धारा 13 में। यदि किसी भूधृति के विभाजन या वितरण की सूचना भूस्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया जाए या फिर भेज दिया गया हो तो उस भूमि का लगान भूस्वामी द्वारा देय होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भूस्वामी ऐसे विभाजन या वितरण में के लगान पर आपत्ति करता है तो उसके लिए जो है उपायुक्त के पास आवेदन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 14। धारा 14 में क्या है, पुनर्ग्रहित है ना, जो फिर से मतलब ग्रहण कर लिया है। ठीक है, पुनर्ग्रहित भूधृति के पुनर्ग्रहण पर जो है विलंगमों का वितिलीकरण। ठीक है, ये आपका 14 में। इसके बारे में क्या दिया हुआ है, कोई ज़मीन को पुनर्ग्रहण योग्य हो, कोई ज़मीन जो पुनर्ग्रहण योग्य हो अपने पुनर्ग्रहण की तिथि पर पुनर्ग्रहित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट 2। निम्न परिस्थितियों में पट्टे पर दी गई भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा। किस किस भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकेगा, जो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे है, जहाँ निवास गृह, ठीक है, निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य स्वामी अस्थायी जो भवन निर्मित किया गया हो, अगर वहाँ पे निवास गृह, निर्माणशाला या अन्य अस्थायी भवन निर्मित कर दिया गया है तो वो जो है सो पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, जिस पर अस्थायी उद्यान या फिर बागान या फिर हौज, नहर, पूजा स्थल, शमशान या कब्रिस्तान स्थापित किया गया हो, जहाँ पे क्या हो गया है, अस्थायी उद्यान बन गया है, कुछ भी बागान लग गया है, हौज बनाया गया है, नहर हो, पूजा स्थल हो, शमशान हो या कब्रिस्तान हो, अगर ये सब चीज़ उस पर बन गया है तो फिर वो फिर से क्या होगा, पुनर्ग्रहण जो है फिर से वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या है, जहाँ किस समक्ष प्राधिकारी का प्रतिकृत खदान बनाया गया हो, मतलब क्या है, वहाँ पे अगर कोई भी खदान बना हुआ है, खदान, तो वो फिर से पुनर्ग्रहण नहीं होगा। ये किस में दिया हुआ है, धारा 14 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है, रियत के बारे में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। नेक्स्ट है धारा 16, इसके अंदर आएगा धारा 16। धारा 16 में क्या दिया हुआ है, विद्यमान अधिभोगाधारिक, ठीक है, विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। क्या है, विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना, ये किस में है, धारा 16 में। यदि किसी रेयत को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व कानून रूप से किसी रूढ़ी या फिर प्रथा द्वारा भूमि में जो है अधिभोगाधिकार, ठीक है, अब क्या है, अधिभोगाधिकार मतलब कि ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त हो तो इस बात के होते हुए भी उसमें 12 वर्षों तक भूमि पर ना तो खेती और ना ही उस पर जो है धारित किया है। ठीक है, भूमि पर उसका क्या हो जाएगा, अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा। एक बार फिर से उसको देखते हैं, धारा 16, इसमें क्या दिया हुआ है, विद्यमान अधिभोगाधिकार का बना रहना। यदि किसी रेयत को इस अधिनियम के प्राप्त होने के पूर्व कानूनी रूप से किसी रूढ़ी या फिर प्रथा द्वारा भूमि में अधिभोगाधिकार प्राप्त हो, यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट्स प्राप्त हो, तो इस बात के होते हुए भी किसी जो है उसमें 12 वर्ष तक भूमि पर ना तो खेती की है और ना ही उसे धारित किया है, तो भूमि पर उसका जो है अधिभोगाधिकार समाप्त नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 17, इसमें क्या दिया हुआ है, बंदोबस्त रेयत की परिभाषा। धारा 17 में क्या दिया हुआ है, बंदोबस्त रेयत की परिभाषा। तो आइए समझते हैं बंदोबस्त रेयत की परिभाषा क्या है। इस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त रेयत को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होगा, वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे या रेयत के रूप में धारित किया गया हो, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी उस ग्राम का बंदोबस्त रेयत समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई व्यक्ति जब तक रेयत के रूप में भूमि धारण करता है वह रेयत की अवधि के 3 वर्ष पश्चात तक ग्राम का बंदोबस्त रेयत समझा जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई रेयत धारा 74 के अधीन या बाद के जरिए भूमि का कब्जा वापस लेता है तो ज़मीन के 3 वर्ष के अधीन समय तक
जो है बेकब्जा रहने के बावजूद वह बंदोबस्त रियायत समझा जाएगा। ये सब दिया हुआ आपका धारा 17 में। नेक्स्ट धारा 18, इसमें क्या है, भूइंहरों तथा मुंडारी, है ना, भूइंहरों तथा मुंडारी खुट्टक टट्टीधारी, है ना, भुंड भुन क्या है, भूइंहरों तथा मुंडारी और खुट्टक टट्टीदारों का बंदोबस्त रियायत होना। ये किस में दिया हुआ है, धारा 18 में। इस धारा में भूइंहरों तथा मुंडारी और खुट्टक टट्टीदारों के बंदोबस्त रियायत होने के संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत क्या होगा, क में है, यदि किसी ग्राम में जो है मंझीहस या बड़खेता के रूप में ज्ञात भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि छोटा नागपुर भूदृढ़ अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल हो और वहाँ किसी भूमिहर परिवार के सदस्य लगातार 12 वर्षों तक भूमि धारण करने आए हों तो वे भूमिहर परिवार के सदस्य बंदोबस्त रियायत समझे जाएंगे। नेक्स्ट ख में क्या है, किसी गांव के ऐसी भूमि जो मुंडारी और खुट्टक टट्टीदारी काश्तकारी का भाग ना हो फिर भी इस अधिनियम का या उसके प्रारंभ से पूर्व जो है परिवर्ती किसी विधि के अधीन किसी अभिलेख में मुंडारी और खुट्टक टट्टीदारी के रूप में दर्ज कर दी गई हो तो ऐसे ग्राम के मुंडारी खुट्टक टट्टीदारी और काश्तकारी परिवार के सभी सदस्य जो हैं उस गांव में लगातार 12 वर्ष से जो है भूमि धारण करते हों तो बंदोबस्त रियायत समझी जाएगी। ठीक है, 12 वर्ष से क्या है, भूमि धारण करते हों तो बंदोबस्त रियायत समझी जाएगी। नेक्स्ट धारा 19, धारा 19 में क्या है, बंदोबस्त रियायतों के अधिभोगाधिकार। धारा 19 में क्या है, बंदोबस्त रियायतों के अधिभोगाधिकार। यहाँ पे दिया हुआ वैसा व्यक्ति जो धारा 17 या धारा 18 के अंतर्गत किसी गांव का बंदोबस्त रियायत हो तो उस गांव में उसके द्वारा रियायत के रूप में धारित सभी भूमि में क्या होगा, अधिभोगाधिकार होगा। नेक्स्ट है धारा 21, धारा 21 में क्या है, भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रियायत के अधिकार। भूमि के उपयोग के संबंध में अधिभोगी रियायत के अधिकार। कोई भी रियायत किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार को वह अपनी भूमि का उपयोग स्थानीय रीति या प्रथा द्वारा या इसके बिना भी काश्तकारी के लिए कर सकता है। वह अपनी भूमि का प्रयोग कृषि कार्य हेतु ईंट और जो है खपड़ों के विनिर्माण हेतु, पेयजल कृषि कार्य या मत्स्य पालन हेतु, कुएं की खुदाई या बांध व आहारों के निर्माण हेतु तथा व्यापार व कुटीर उद्योग के संचालन के लिए भवन बनाने के संदर्भ में कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यदि कोई रियायत अपनी जोत के लगान का भुगतान करता है तो ऐसी जोत पर किसी भी प्रयोजन के लिए निर्मित तालाब के उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा, 9/20 हिस्सा होगा तथा रियायत का हिस्सा कितना होगा, 11/20 होगा। नेक्स्ट है 21 क में क्या है, वृक्षों में अधिभोगी रियायत का अधिकार। वृक्षों में अधिभोगी रियायत का अधिकार। कोई भी रियायत जिसे किसी भूमि के बारे में अधिभोगाधिकार हो और उस पर भूमि के लगान का भुगतान नगद किया जाता हो या भूमि लगान मुक्त हो तो ये सब पॉइंट इसके बारे में आएगा। कौन सा आएगा, रियायत उस भूमि पर वृक्ष और बांस लगा सकता है, उसे काट सकता है तथा उसे ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रियायत उस भूमि पर लगे बांस चाहे उसके द्वारा लगाया गया हो या ना हो को काट सकता है और ले सकता है। नेक्स्ट क्या है, रियायत ऐसी भूमि पर खड़ी किसी वृक्ष के फूलों, फलों अथवा अन्य उत्पाद द्वारा प्रयोग कर सकता है तथा वृक्ष पर लाख एवं खुशवार उगा सकता है तथा उसका प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यदि ऐसी भूमि के लगान का भुगतान धारा 61 के अनुसार किया जा रहा हो तो इस भूमि पर उत्पादित काष्ठ में भूस्वामी और रियायत का हिस्सा बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस भूमि पर उगने वाले सभी वृक्षों के उत्पादों, फल फूल व अन्य उत्पादों में भूस्वामी का हिस्सा कितना होगा, 9/20 होगा और रियायत का हिस्सा कितना होगा, 11/20 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस में दिया हुआ है, धारा 21 क में। नेक्स्ट है क्वेश्चन धारा 22। धारा 22 में क्या दिया हुआ है, रियायत की बदखली। रियायत का क्या है, बेदखली। ठीक है, धारा 22 में क्या है, रियायत का बेदखली। इसमें क्या दिया हुआ है, अधिभोगी रियायत अपनी जोत पर धारा 21 या धारा 21 क द्वारा क्या है, प्राधिकृत रीति से तथा संविदा की शर्तों के अनुसार खेती करता हो तो उसे भूस्वामी द्वारा
विनिष्ट आधारों की सेवा बेदखल नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है धारा 24, धारा 24 में क्या दिया हुआ है, लगान के भुगतान हेतु रियायत की बाध्यता। लगान के भुगतान हेतु रियायत की बाध्यता, इसमें पहला पॉइंट है अधिभोगी रियायत अपने जोत के लिए उचित एवं सामयिक दर से लगान का भुगतान करेगा। पॉइंट 2 दिया हुआ है सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रियायत द्वारा फलों के उद्यान और खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 27, धारा 27 में क्या दिया हुआ है, रियायत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियाँ। धारा 27 में क्या दिया हुआ है, रियायत के जोत का लगान बढ़ाने की रीतियाँ। यदि इस अधिनियम या इसके पूर्व प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख का प्रकाशन नहीं किया गया हो या ऐसे किसी अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत ना किया गया हो तो अधिभोगी अधिभोगी रियायत जिसका लगान वृद्धि या आदि हो, ठीक है, जिसका लगान वृद्धि या दायी हो तो केवल धारा 29 के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश से ही लगान बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि अधिकार अभिलेख प्रकाशित कर दिया गया हो या अभिलेख की तैयारी के लिए आदेश निर्गत कर दिया गया हो तो धारा 62 और धारा 94, धारा 99 के में निर्दिष्ट धाराओं में धारा 29 के अधीन उपायुक्त के आदेश की तथा अन्य दशाओं में धारा 12 के अधीन राजस्व अधिकारी के पारित आदेशों से लगान बढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट है धारा 33 क, केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जा रहा है। यहाँ पे क्या था 27, उसके बाद क्या आ गया 33, तो क्या है यहाँ पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको फोकस किया गया है। यहाँ पे धारा 33 क, इसमें क्या दिया हुआ है, रियायत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान, ठीक है। धारा 33 क में क्या दिया हुआ है, धारा 33 क में रियायत के जोत के लगान में कमी संबंधी प्रावधान। इसमें क्या क्या आएगा, रियायत की जोत का लगान निम्नांकित दशाओं में उपायुक्त द्वारा कम किया जा सकता है। किस किस दशा में कम होगा वो जानते हैं। पहला दशा, यदि जोत का लगान धारा 29 के अधीन 1 जनवरी 1911 और 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो तो। सेकेंड है यदि जोत के किसी अंश या पूरी जोत की मिट्टी किसी आकस्मिक या कर्मिक कारणों से अस्थायी या अस्थायी रूप से आकृष्ट या फिर निम्नीकृत हो गया हो, मतलब पता नहीं चल रहा है कि उसका जोत कौन वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यदि जोत का स्वामी सिंचाई का प्रबंध करने में असफल रहा हो। अगर जोत का स्वामी सिंचाई करने में क्या है, सिंचाई का प्रबंध करने में क्या है, असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट है यदि वर्तमान लगान के जारी रहने के दौरान मुख्य खाद्य फसलों के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि रियायत द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र उस क्षेत्र से कम है जिसके लिए उसके द्वारा पूर्व में लगान का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट में क्या दिया हुआ है, अधिनियम की धारा 24 से 36 तक लगान एवं उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अधिनियम की धारा जो 24 से 36 तक है इसमें क्या है, इसमें लगान और उससे संबंधित पहलुओं के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, खुटकट्टी, ठीक है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रियायत। अध्याय 5 में क्या है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रियायत। इसमें धारा 37 में क्या है, धारा 37 में है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रियायत। इस अधिनियम के अधिभोगी रियायत संबंधी प्रावधान उन रियायतों पर भी लागू होंगे जिन्हें खुटकट्टी अधिकार प्राप्त हो, लेकिन यदि रियायत द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के 20 वर्षों से अधिक पूर्व भूमि की काश्तकारी सृजित हो गई, मतलब की गई हो, तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। अगला पॉइंट दिया है यदि भूमि के लगान में वृद्धि हेतु कोई आदेश पारित किया गया हो तो लगान में वृद्धि उसी गांव में समरूप भूमि के अधिभोगी रियायत पर लगाए गए लगान के आदेश से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है 38, धारा 38, और ये अध्याय 6 है। अध्याय 6 में क्या है, अंधिभोगी रियायत। अध्याय 6 में पूछेगा क्या है, अंधिभोगी रियायत। इसमें धारा 38 देखते हैं। धारा 38 में क्या है, अंधिभोगी रियायत का प्रारंभ, लगान और पट्टा। धारा 38 में पूछेगा आपसे क्या है, धारा 38 में क्या है, अंधिभोगी रियायत का प्रारंभिक लगान और पट्टा। यहाँ पे दिया हुआ है अंधिभोगी रियायत की भूमि का लगान और उसके भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा।
नेक्स्ट है धारा 39। धारा 39 में क्या है, अधिभोगी रैयत को अपने जोत का लगान उसी प्रकार से देना होगा जिस प्रकार अधिभोगी रैयत देते हैं। नेक्स्ट है धारा 40। धारा 40 में क्या है, अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि। अधिभोगी रैयत के लगान में वृद्धि, लगान में वृद्धि रजिस्ट्रीकृत करार तथा धारा 42 के अधीन करार के सिवाय नहीं बढ़ाया जा सकता। नेक्स्ट है धारा 41। धारा 41 में क्या है, अधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार। क्या है, अधिभोगी रैयत की बेदखली का आधार। पॉइंट 1 में है, किसी भी अधिभोगी रैयत को निम्नांकित अधिकारों में से किसी एक का या एक से अधिक के आधार पर ही बेदखल किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, जो ये सब जो नीचे दिया हुआ है इन आधार पर उसको क्या कर सकते हैं, बेदखल कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्ष का लगान देने में असमर्थ रहा हो। दूसरा पॉइंट क्या है, जोत की भूमि का अनुपयुक्त प्रयोग। ठीक है, जोत का भूमि का क्या है, अनुपयुक्त प्रयोग, जिसके कारण भूमि का मूल्य ह्रासित हुआ हो, मतलब मूल्य उसका जो घट गया हो, ह्रासित मतलब घटना, अथवा इसे काश्तकारी प्रयोग के अनुपयुक्त बना देता हो। तीसरा रीज़न क्या होगा, अधिरैयत ने अपने और भूस्वामी के बीच हुए संविदा के किसी प्रावधान का उल्लंघन हो। ठीक है, अगर किसी प्रावधान जो उन लोग के बीच में बात विवाद हुआ है उसमें अगर कोई उल्लंघन हो रहा है तो। नेक्स्ट क्या है, रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि समाप्ति हो गई हो। जो रजिस्ट्रीकृत पट्टे है उसका अगर अवधि समाप्त हो गया है तो फिर ये ऐसा होगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो। रैयत अगर उचित लगान के भुगतान करने से इनकार कर देता है तब भी। नेक्स्ट देखते हैं 42 धारा 42। धारा 42 में क्या दिया हुआ है, धारा 42 में है, अधिरैयतों ने उचित एवं सामयिक लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो तो भूस्वामी रैयत को बेदखल करने हेतु उपायुक्त के कार्यालय में आवेदन देगा। उपायुक्त द्वारा विभिन्न पक्षों को सुनने के पश्चात ही बेदखली होने या ना होने का निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका धारा 42 में। नेक्स्ट अध्याय 7। अध्याय 7 में है अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्ति भूमि। ठीक है, अध्याय 7 में क्या है, अध्याय 4 तथा अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि। यहाँ पे है धारा 43। धारा 43 में क्या क्या आता है, मुख्य प्रमुख प्रावधान देखते हैं। यहाँ पे भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमिजों तथा अन्य भूमियों के अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों से छूट। धारा 43 में क्या है, भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमियों तथा अन्य भूमियों को अध्याय 4 और 6 के प्रावधानों से छूट मिलेगा। ये चीज़ बताया गया है किसमें, धारा 43 में, याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें दिया हुआ पॉइंट कौन कौन सा है, निम्नलिखित प्रकार के भूमियों पर ना तो अधिकार अधिभोगाधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट्स अर्जित किया जा सकता है और ना ही इस पर अधिभोगी रैयत यानी कि ऑन ऑक्यूपेंसी राइट जो रैयत है संबंधी प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, अर्थात इस प्रकार की भूमि लगान मुक्त होगी। ये कौन कौन से हैं, ये हैं अधिनियम के धारा 118 के अंतर्गत भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि जिसे अभिधारी, ठीक है, अभिधारी यानी कि टेनेंट ने 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत पट्टे पर अथवा 1 वर्ष या कम समय के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित किया गया हो। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार या किसी स्थानीय जो प्राधिकार या रेलवे कंपनी के लिए अर्जित भूमि। ठीक है, सेकंड में क्या है, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार जो है या फिर रेलवे कंपनी के द्वारा अर्जित भूमि, ये चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी छावनी यानी कि क्या है, कॉन्टोनमेंट है ना, कॉन्टोनमेंट यानी किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि, किसी छावनी के भीतर सरकार की भूमि। अगला पॉइंट क्या है, किसी भूमि ऐसी भूमि जिसका उपयोग किसी विधि सम्मत प्राधिकारी द्वारा सड़क, नहर और तटबंध, बांध या जलाशय जैसे लोक कार्य के लिए किया जा रहा हो। अगर किसी इस प्रकार का लोक कार्य के लिए किया जा रहा हो उस पर यह लागू होता है। नेक्स्ट क्या है, अध्याय 8। अध्याय 8 में क्या दिया हुआ है, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। क्या है अध्याय 8 में, जोतों और भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। यहाँ पे धारा 44। धारा 44 में क्या है,
प्रमुख प्रावधान कौन कौन सा है? तो रैयत का पट्टे का हकदार होना, धारा 44 में क्या दिया गया है? रैयत का पट्टे का हकदार होना। प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टे पाने का हकदार होगा, जिसमें उसे जोत की भूमि का परिमाण और सीमाएं, भूमि के लिए देय लगान की रकम और लगान की किस्तें, उपज के रूप में लगान दिए जाने की दशा में उपज का अनुपात तथा पट्टे की कोई विशेष शर्त का उल्लेख होगा। नेक्स्ट है धारा 45। धारा 45 में क्या है? जब कोई भूस्वामी किसी काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो भूस्वामी पट्टे की शर्त के अनुरूप एक प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। ये आपका धारा 45 में है। नेक्स्ट है धारा 46। धारा 46 में क्या है? रेतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। रेतों द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध। रेत द्वारा अपने जोत या उसके किसी भाग पर अधिकार का 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए तथा विक्रय तथा दान या किसी अन्य संविदा द्वारा अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, कोई रेयत अपने जोत या उसके किसी भाग को 7 वर्ष से कम किसी भी अवधि के लिए जो है भूगतबंध बंधक कर सकता है। अगला पॉइंट है, कोई रेयत अपने जोत जो है ना, कोई रेयत अपनी जोत या उसके कसी भाग है ना, उसके किसी भाग या कसी लिख दिया है, किसी भाग को 15 वर्ष से कम किसी अवधि के लिए ऐसे बंधकदार को भूगतबंध बंधक कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सरकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। यहाँ पे नोट में क्या दिया हुआ है? भूगतबंध बंधक के तहत बंधक लेने वाला एक तय अवधि के लिए बंधक में दी गई भूमि के उत्पादन का उपभोग कर सकता है। ऐसी अधिभोगी रेयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, ठीक है, ऐसी अधिभोगी रेयत जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत या उसके किसी भाग का अधिकार विक्रय, विनिमय, दान या विल द्वारा अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकता है जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर जो है निवास हो, जिसके भीतर यह जोत स्थित है। अगला पॉइंट है, ऐसा अधिभोगी रेयत जो किसी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य हो, उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपना जोत या उसके किसी भाग का अधिकार विक्रय, विनिमय द्वारा, दान या विल द्वारा अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को अंतरित कर सकता है जो क्या है, उसी पुलिस थाने के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी हो, जिसके भीतर यह जोत स्थित हो। अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ऐसे अधिभोगी जो रेयत को किसी अनुसूचित जनजाति या सदस्य हो, ठीक है, ऐसे अधिभोगी रेयत जो किसी अनुसूचित जनजाति या सदस्य हो, उपायुक्त की मंजूरी से अपनी जोत या उसके किसी भाग का जो है अधिकार विक्रय, विनिमय, दान या विल द्वारा अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकता है जो उसी पुलिस थाने के क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर का निवासी हो, जिसके भीतर यह जोत स्थित हो। अगला पॉइंट है, कोई अधिभोगी रेयत अपने जोत या उसके किसी भाग का अधिकार निम्न को अंतरित कर सकता है। किसको अंतरित कर सकता है? इसके बारे में बिहार एवं उड़ीसा सरकारी अधिनियम 1935 के तहत रजिस्ट्रीकृत किसी समिति को, किसी बैंक या कंपनी या निगम को जिसका क्या है स्वामित्व केंद्र या राज्य सरकार के पास है, अथवा जिससे अंश पूंजी का 51% या अधिक केंद्र या राज्य सरकार या दोनों मिलकर धारण करते हैं, और जिसे कृषकों या जो है कृषकों का कृषि के लिए उधार देने की दृष्टि से स्थापित किया गया हो। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, कोई भी रेयत जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं है, अपने जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का अंतरण विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत, बंधक द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी अन्य व्यक्ति को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी जोत या उसके किसी भाग के संबंध में ऐसे वाद या मामले जिसमें एक पक्षधर अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और दूसरा पक्षधर अनुसूचित जनजाति का पक्षधर है,
का सदस्य नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, एक पक्ष जो है सो अनुसूचित जनजाति है और दूसरा पक्ष जो है सो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। ऐसे वादों में उपायुक्त आवश्यक पक्षकार होगा। धारा 46(3) क। ठीक है, धारा 46(3) क में। नेक्स्ट है, अधिरियत ने उपधारा 1 और खंड क। अधिरियत ने उपधारा 1 के खंड क के अधीन अपने जोत या उसके किसी भाग के अपने अधिकार को किसी समयावधि के लिए अंतरित किया है, तो उस समयावधि की समाप्ति के 3 वर्षों के भीतर रैयत के आवेदन करने पर उपायुक्त किसी भी समय ऐसे जोत या भाग को उस रैयत के कब्जे में देगा। धारा ये किस में आएगा, धारा 46(4) में आएगा। अगला पॉइंट है, उपायुक्त स्वप्रेरणा से या आदि कोई अनुसूचित जाति या अधिभोगी रैयत इस आधार पर अंतरण के निरसन या आवेदन उपायुक्त को देता है। ठीक है, कि अंतरण उपधारा जो है 1 क यानी कि अंतरण उपधारा 1 क के उल्लंघन में किया गया था, तो उपायुक्त ऐसे आवेदन के संबंध में नियम की जांच करेगा। परंतु ऐसा कोई आवेदन उपायुक्त द्वारा अभी ग्रहण नहीं किया जाएगा जब अधिभोगी जो है अभिदारी ने अपने जोत या उसकी किसी भाषा के अंतरण की तारीख 12 वर्षों के समयावधि के भीतर उसे फाइल किया गया हो। ये किस में दिया हुआ है, धारा 46(4) क में दिया हुआ है। अगला है, यदि उपायुक्त जांच के पश्चात यह पाता है कि अंतरण में उपधारा 1 क का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो आवेदन को रद्द कर देगा और अंतरक जिसमें जोत अंतरित किया था द्वारा अंतरित जो है जिसे जो भूमि अतिरिक्त की गई थी कि वो मामले के अनुसार खर्च या का भुगतान करने का आदेश देगा। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, धारा 46(4) ख में दिया हुआ है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। यदि उपायुक्त जांच के पश्चात यह पाता है कि अंतरण में उपधारा 1 क का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो आवेदन को रद्द कर देगा और अंतरक जिससे जोत अंतरित किया था, अंतरक जिसने जोत को अंतरित किया था द्वारा अंतरिती, ठीक है, अंतरिती मतलब जिससे भूमि अतिरिक्ति की गई थी को मामले के अनुसार खर्च का भुगतान करने का आदेश देगा। ये किसमें है, धारा 46(4) ख में। अगला पॉइंट है, यदि जांच के बाद उपायुक्त यह पाता है कि उपधारा 1 क का उल्लंघन किया गया हो, तो वह अंतरण को समाप्त कर देगा तथा अंतरिती जिसे जोत अंतरिती कहा गया है था, मतलब क्या हुआ, अंतरिती, अंतरिती किसको बोलते हैं, जिसे जोत अंतरित किया गया था को ऐसे जोत या उसके भाग से जो है बेदखल कर देगा और अंतरक जिसे जोत अतिरिक्त किया गया था को कब्जा दिला देगा। अगला पॉइंट है, परंतु यदि अतिरिक्त जो है परंतु यदि अतिरिक्ति ने किसी जोत जो अंतरिक्ति है वो किसी जोत पर किसी भवन या जो है संरचना का निर्माण कर लिया, तो क्या होगा, और अंतरक उसके मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहता हो, तो क्या होगा, उपायुक्त अतिरिक्ति जो है अंतरिक्ति को ऐसी संरचना को 2 वर्ष के अंदर हटाने का आदेश देगा। परंतु यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अंतरिक्ति जो है अंतरिक्ति ने ऐसे जोत या उसके भाग पर संरचना का निर्माण छोटा नागपुर अभिकृत अधिनियम 1969 के आरंभ के पूर्व किया है, तो उपायुक्त उपधारा 1 क के उल्लंघन के बावजूद वह ऐसे अंतरण को उस दशा में विधिमान्य कर देगा जबकि जब जो है अंतरिक्ति समतुल्य मूल्य के समीप की कोई वैकल्पिक जोत या भाग उपलब्ध करा दे या उपायुक्त द्वारा अभिधारित जो है प्रतिकर का भुगतान कर दे। ये चीज़ें किसमें दिया हुआ है, धारा 46(4) ग में। नेक्स्ट है अगला, धारा 47। धारा 47 में क्या है, न्यायालय के आदेश के अधीन रेती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसी न्यायालय द्वारा किसी रेत की जोत या उसके किसी भाग में अधिकार के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा, परंतु निम्न परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा जोत के अधिकार के विक्रय द्वारा आदेश पारित किया जा सकता है। पहला है जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए, दूसरा है किसी उधार या बैंक ऋण की वसूली के लिए, तीसरा है बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम द्वारा उपबंधित प्रक्रिया के अधीन। नेक्स्ट है पॉइंट अगला है, परंतु यदि किसी जोत या उसका भाग है ना,
यदि किसी जोत या उसका भाग अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का है तो उसे किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को ही बेचा जा सकता है। अगला है धारा 48। धारा 48 में क्या है? भूमिहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। धारा 48 में क्या है? भूमिहरी भूधृति के अंतरण पर प्रतिबंध। पॉइंट 1 में है किसी भूमिहरी कुटुंब का कोई सदस्य अपने द्वारा धारित भूमिहरी भूधृति या उसके किसी भाग को उसी रीति और उसी परिणाम तक अंतरित कर सकता है जैसे कोई आदिवासी रैयत अपने जोत या उसके भाग के अधिकार को अंतरित करता है। अगला पॉइंट है राज्य सरकार भूमिहारी कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसके भूधृति का विक्रय, दान, विनिमय, विल द्वारा जो है अंतरित करने का नियम बना सकती है। अगला पॉइंट है उपरोक्त रीतियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी रीति द्वारा जो है भूमिहारी जो है भूधृति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है यदि किसी भूमिहारी भूधृति या उसके भाग का जो अंतरी उपरोक्त रीतियों का उल्लंघन करके किया गया हो तो उपायुक्त स्वप्रेरणा से या ऐसे सदस्य के आवेदन या अंतरित जो है अंतरिती जिसे जमीन अंतरिती किया गया हो को बेदखल कर सकेगा। ठीक है, आइए देखते हैं नोट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। भूमिहारी जो है कुटुंब का कोई सदस्य किसी कृषि प्रयोजन के लिए कर्ज जुटाने हेतु बिहार उड़ीसा सरकारी अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या बैंकों अथवा राज्य का केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली किसी कंपनी या निगम को अपनी भूधृति या उसके भाग का अधिकार सादा बंधक द्वारा अंतरित कर सकता है। नेक्स्ट है यदि भूमिहारी कुटुंब का कोई सदस्य छोटा नागपुर जो है धृति अधिनियम 1869 के तहत परिभाषित किसी ग्राम में भूमिहारी भूधृति जो है धारण करता है तो वह अपनी भूधृति या उसके किसी भाग को जो है उसी रीति से और उसी सीमा तक अंतरित कर सकता है जैसे कोई अधिभोगी रैयत या 46 की उपधारा 3 के अधीन अपनी जोत को अपने अधिकार का अंतरण करता है। अगला पॉइंट है यदि किसी भूमिहारी भूधृति का कोई सदस्य जो है अपनी भूमिहारी भूधृति या उसके किसी भाग को पट्टे द्वारा अंतरित करे तो उसे पट्टेदार उसमें जो है अधिभोगाधिकार वर्जित नहीं करेगा। आया समझ में? लास्ट पॉइंट फिर से देखते हैं। यदि किसी भूमिहारी भूधृति या कोई सदस्य अपनी भूमिहारी भूधृति या उसके किसी भाग को पट्टे द्वारा अंतरित करे तो पट्टेदार उसमें जो है अधिभोगीधार अर्जित नहीं करेगा। नेक्स्ट धारा 48 क में क्या दिया हुआ है? भूमिहारी भूधृति के विक्रय पर प्रतिबंध। यहाँ पे है कि मतलब कोई भी न्यायालय किसी भूमिहारी जो है भूधृति के अधिकार के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी न्यायालय किसी भूमिहारी भूधृति के अधिकार के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकेगा। अगला पॉइंट है किसी भूमिहारी कुटुंब द्वारा धारित किसी भूमिहारी भूधृति से के संबंध में बकाया लगान की वसूली हेतु भूमिहारी भूधृति की बिक्री पर आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे लगान की वसूली भूधृति में शामिल भूमि की उपज की कुर्की या विक्रय द्वारा ऋणी की किसी अन्य जंगम संपत्ति के विक्रय द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगला धारा 49। धारा 49 में क्या है? यहाँ पे है कतिपय प्रयोजनों के लिए भूमिहारी भूधृति का अंतरण। धारा 46, 47 एवं 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिभोगी रैयत या फिर भूमिहारी कुटुंब को कोई सदस्य अपनी जोत या उसके किसी भोग को निम्न प्रयोजनों के लिए अंतरित कर सकेगा। कौन कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? पहला पॉइंट है किसी औद्योगिक उद्देश्यों के लिए या कोई ऐसा प्रयोजन जो राज्य सरकार उसके सहायक प्रयोजन के लिए अधिसूचित करे या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि को गम्य पर्थ के प्रयोजन हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट 2 में किसी खनन कार्य के उद्देश्य से या कोई ऐसा प्रयोजन जो राज्य सरकार के सहायक प्रयोजन के लिए अधिसूचित करे या इसमें से किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित भूमि को में जो है गम्य पथ के प्रयोजन हेतु। नेक्स्ट है धारा 50। धारा 50 में क्या है?
गम्य पथ मतलब वही रास्ता होता है, ठीक है, जाने का। फिर भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन, धारा 50 में क्या है, भूस्वामी द्वारा भूधृति या जोत का अर्जन। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, धारा 46 और 47 में किसी बात के होते हुए भी उपायुक्त भूस्वामी द्वारा आवेदन देने पर निम्न प्रयोजन के लिए भूधृति के अर्जन की अनुमति प्रदान कर सकेगा। पहला क्या है, खैराती धार्मिक या फिर शैक्षणिक परियोजना के लिए। दूसरा क्या है, राज्य सरकार द्वारा खनन की परियोजना के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, उपायुक्त जो है अभिनिश्चित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त अर्जित हितों के धारक को बाजार मूल्य पर 20% की रकम अधिनिर्गत करेगा। एक बार फिर से देखते हैं, उपायुक्त अभिनिश्चित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त अर्जित हितों के धारक को बाजार मूल्य पर 20% की रकम क्या करेगा, अधिनिर्णित करेगा। नेक्स्ट है, अधिजोत के किसी भाग पर मंदिर, मस्जिद या पूजा के अन्य स्थान या फिर पवित्र उपवन या फिर कब्र या फिर शमशान हो तो उपायुक्त भूमि के अर्जन को जो क्या करेगा, प्राधिकृत नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध। यहाँ पे अध्याय 9 में क्या दिया हुआ है, लगान के बारे में साधारण उपबंध। इसमें है धारा 52। धारा 52 में क्या है, किस्त। धारा 52 में किसके बारे में, किस्त। अभिधारी यानी कि टेनेंट द्वारा लगान का भुगतान कृषि पर प्रत्येक तिमाही पर 4 किस्तों में किया जाएगा। धारा 53 में क्या है, लगान भुगतान की रीतियाँ। 53 में क्या है, लगान भुगतान का रीति दिया हुआ है। लगान का भुगतान माल कचहरी में या डाक मुद्रादेश यानी मनी ऑर्डर द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 54। धारा 54 में क्या है, लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। लगान तथा उसके ब्याज के लिए रसीद। भूस्वामी द्वारा लगान या उस पर ब्याज या दोनों का भुगतान प्राप्त होने पर एक हस्ताक्षरित रसीद अभिधारी को क्या होगा, दिया जाए। सेकंड पॉइंट क्या है, लगान के भुगतान की रसीद देने में असफल होने पर भूस्वामी या उसके अभिकर्ता को 1 माह का सादा कारावास या 100 रुपये जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है 58 में क्या है, लगान का बकाया एवं उस पर ब्याज। धारा 58 में क्या है, लगान का बकाया और उस पर ब्याज के बारे में। पहला पॉइंट क्या है, अधिदेय तिथि को सूर्यास्त के पूर्व लगान का भुगतान जो है नहीं किया जाता है तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। यदि भूस्वामी राज्य सरकार है तो कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान नहीं किया जाने पर उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। लगान की बकाया राशि का अधिकतम 6.25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, यदि अभिधारी किसी कृषि वर्ष में बकाया लगान की राशि का भुगतान अगले कृषि वर्ष के भीतर कर दे तो संदेय लगान की राशि पर अधिकतम 3% की दर से ब्याज लगेगा। अगला है धारा 59। धारा 59 में क्या है, भूधारक की बेदखली एवं बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। यदि भूधारक या लगान बकाया हो तो पट्टा रद्द करते हुए उसे बेदखल किया जा सकता है। धारा 60 में क्या है, लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होना। ठीक है, धारा 60 में क्या है, लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, काश्तकारी का जो लगान है काश्तकारी पर प्रथम भार होगा, परंतु लगान के बकाये के भुगतान हेतु काश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए तो खरीदार का उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख के पूर्व के लगान के भार जो है से मुक्त कर देगा। एक बार फिर से देखते हैं, धारा 60 में क्या है, काश्तकारी का लगान काश्तकारी पर प्रथम भार होगा, परंतु यदि लगान के बकाये के भुगतान हेतु काश्तकारी का विक्रय दर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकारी का विक्रय की तारीख के पूर्व के लगान के भार से क्या करेगा, मुक्त कर देगा। नेक्स्ट है धारा 61। धारा 61 में क्या है, वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। यदि भूधारक द्वारा लगान वस्तु रूप में दिया जा रहा हो तो वह इस धन लगान के रूप में रूपांतरित करने हेतु उपायुक्त या किसी राजस्व अधिकारी के पास आवेदन देगा। सेकेंड पॉइंट में इसमें क्या है, उपायुक्त या राजस्व अधिकारी उचित जांच के पश्चात
वस्तु लगान के बदले धन लगान के रूप में दी जाने वाली राशि का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट है 61 का में क्या है, अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण। अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी अधिभोग जोत का लगान वस्तु रूप में भुगतान किया जा रहा हो तो राज्यपाल उसे रूपांतरित करते हेतु क्या है, अधिसूचना जारी करता है, जो उपायुक्त स्वप्रेरणा से या रैयत अथवा भूस्वामी के आवेदन करने पर धन लगाने के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण कर सकेगा। नेक्स्ट है धारा 62। धारा 62 में क्या है, रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने की कालावधि। यदि धारा 61 के अधीन किसी जोत या लगान रूपांतरित किया जा गया हो तो अगले 15 वर्ष तक वहां लगान बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। आया समझ में। धारा 62 में क्या दिया हुआ है, रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने की कालावधि दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, यदि धारा 61 के अधीन किसी जोत का लगान रूपांतरित किया गया हो तो अगले 15 वर्षों तक वहां लगान बढ़ाया या घटाया नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, इसे भूस्वामी द्वारा की गई अभिवृद्धि अथवा जोत के क्षेत्र में परिवर्तन तथा उपायुक्त द्वारा राजस्व अधिकारी के आदेश से ही 15 वर्ष पूर्व बढ़ाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, इस राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर 15 वर्ष पूर्व घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 63। धारा 63 में क्या है, भूस्वामी द्वारा लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड। यदि कोई भूस्वामी काश्तकार से क्या है, विधि पूर्वक देय लगान एवं बकाया ब्याज के अतिरिक्त कोई धनराशि या वस्तु वसूलता है या अतिरिक्त भुगतान की शर्त रखता है तो भूस्वामी 6 माह के साधारण कारावास या 500 रुपये जुर्माने या दोनों के दंड का भागी होगा। नेक्स्ट है अध्याय 9 क। इसमें क्या दिया हुआ है, बंजर भूमि का बंदोबस्त। आपसे पूछेगा अध्याय 9 क इसमें क्या है, बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में हम लोग जानेंगे। आपसे मेन पूछेगा यहाँ पे, ठीक है, कि धारा 63 क में क्या है, ये चीज़ पूछा जाएगा कि धारा 63 क में क्या है। तो इसमें क्या है, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना। क्या है, बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे पर किया जाना। इसमें क्या दिया हुआ है, राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त वित्त प्रारूप में पट्टे पर किया जाएगा। पट्टा 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा, जिसमें से एक प्रति संबंधित रैयत को दी जाएगी तथा एक प्रति जिले के उपायुक्त को भेज दी जाएगी। अगला है 63 ख। 63 ख में क्या है, बंदोबस्त को है क्या करेगा, अपास्त करेगा। ठीक है, 63 ख में क्या है, बंदोबस्त को अपास्त या फिर रद्द जिसको बोलते हैं, बंदोबस्त को अपास्त किया जाना यानी कि बंदोबस्त को रद्द किया जाना, ये किस में दिया हुआ है, 63 ख में। इसके में क्या दिया हुआ है, यदि उपरोक्त रीति के बंदोबस्त किसी भूमि पर बंदोबस्त की तारीख से 5 वर्ष की समयावधि में खेती ना की गई हो अथवा उसका संक्रमण किया गया हो तो जिले का उपायुक्त बंदोबस्त को अपास्त करने तथा ऐसी भूमि का पुनः बंदोबस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट है अध्याय 10। अध्याय 10 में है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। ठीक है, क्या है अध्याय 10 में, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध। यहाँ पे धारा 64। धारा 64 में क्या है, प्रमुख प्रावधान कौन कौन सा है, जो है उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन। उपायुक्त के आदेश से भूमि का कोड़कर में परिवर्तन। किसी गांव के कृषक या भूमिहीन जो है श्रमिक उपायुक्त की पूर्व अनुज्ञा से जो है भूमि को कोड़कर में परिवर्तित कर सकते हैं। नोट में क्या है, रैयत द्वारा प्रति भूमि या टांड को कोड़कर तैयार किया गया धान का खेत कोड़कर कहलाता है। कोड़कर किसको बोलते हैं, रैयत द्वारा प्रति भूमि या टांड को कोड़कर तैयार किया गया धान या खेत को बोलते हैं कोड़कर। इस प्रकार तैयार खेत प्रारंभ में लगान से मुक्त होता है और बाद में लगान का निर्धारण किया जाता है जो सामान्य लगान दर से कम होता है। नेक्स्ट है धारा 66। धारा 66 में क्या है, भूमि को कोड़कर में परिवर्तन करने पर प्रतिषेध। कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाले बगीचे कृषि भूमि जो है, एक बार फिर से इसको देखते हैं 66 क। धारा 66 क में क्या दिया हुआ है, भूमि को कोड़कर में परिवर्तित करने पर प्रतिषेध
कोई कृषक किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जे वाले बगीचे या फिर कृषि भूमि जिसको बोलते हैं कल्टीवेटेड लैंड या वास भूमि जिसको बोलते हैं होम स्टेड को छोड़कर जो कोड कर में परिवर्तित नहीं कर सकता है। समझे? मतलब किसी और का जो है अगर है बगीचा या फिर कब्जे का अगर है बगीचा या फिर कृषि योग्य भूमि, तो उस पर क्या होगा, या फिर वास भूमि है तो उस पर कोड कर में परिवर्तन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 67। इसमें क्या है, कोडकर में अधिभोगाधिकार। कोडकर में अधिभोगाधिकार ऐसा रेयत जो किसी भूमि को जोतता या धारित करता हो, उसे उस जोत को उसने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने जो कोडकर में परिवर्तित कर दिया है, तो इस बात के होते हुए भी कि उसमें उस भूमि पर 12 वर्षों तक खेती नहीं की है, क्या उसे धारण नहीं किया है, उस भूमि पर क्या हो जाएगा, अधिभोगाधिकार होगा। नेक्स्ट है 67 क, धारा 67 क। इसमें क्या है, कोडकर में परिवर्तित भूमि के लगान का निर्धारण। कोडकर में बदले जाने के बाद प्रथम कृषि वर्ष की फसल की कटाई के 4 वर्ष बाद तक लगान दे नहीं होगा। 4 वर्ष की अवधि के उपरांत कोडकर भूमि पर लगान की दर गांव के तृतीय वर्ग के धनहर भूमि के लिए प्रचलित दर के आधे से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 68। धारा 68 में क्या है, काश्तकार को बेदखल किया जाना। 68 में क्या है, काश्तकार को बेदखल किया जाना। किसी भी काश्तकार को किसी डिक्री या उपायुक्त के आदेश के सिवाय उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है 69 में क्या है, धारा 69 में किसी जो है अधिभोगी या अधिभोगिनी जो है अधिभोगी, ठीक है, अनधिभोगी किसी अधिभोगी या फिर अनधिभोगी रेयत द्वारा उचित तरीके से भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है या उसने अधिनियम के किसी शर्त का उल्लंघन किया हो, तो उसे बेदखल किया जा सकता है। परंतु यदि उसने निर्धारित समावधि में आदेश का निर्धारित प्रतिकर की रकम चुका दी हो, ठीक है, तो उसे बेदखल रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट है धारा 71। धारा 71 में क्या है, कोई बेदखल काश्तकार बेदखली की तिथि से 1 वर्ष के भीतर काश्तकारी के कब्जे में प्रतिस्थापित कर दिए जाने की प्रार्थना करते हुए उपायुक्त को आवेदन दे सकता है। नेक्स्ट है धारा 71 क में क्या है, विधि विरुद्ध अतिरिक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पुनः कब्जा वापस दिलाना। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे यदि किसी समय उपायुक्त को पता चल जाए कि अनुसूचित जनजाति के रेयत की ज़मीन का अंतरण धारा 46 का उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से कराया गया है, तो वह अतिरिक्ति को सफाई देने का उपायुक्त समय प्रदान करेगा तथा अतिरिक्ति को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ही जमीन को से बेदखल करके अंतरक को भूमि वापस दे देगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अंतरक या उसका कोई वारिस उपलब्ध नहीं होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत ना होने की दशा में उस भूमि को स्थानीय नियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति के दूसरे रेयत के साथ पुनर्बंदोबस्त कर देगा। फिर से मतलब बंदोबस्त करना को बोलते हैं, तो ये क्या कर देगा, पुनर्बंदोबस्त कर देगा। नेक्स्ट है अतिरिक्ति के अंतरण के तारीख के 30 वर्ष के भीतर, कितना साल, 30 वर्ष के भीतर ऐसी जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन का निर्माण कर लिया गया हो और अंतरक उसका मूल्य चुकाने से रजामंद ना हो, तो उपायुक्त अंतरिक्ति को 2 वर्ष के भीतर उस भवन को हटाने का आदेश देगा। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन को हटवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अतिरिक्ति के बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1969 लागू होने के पूर्व ही ऐसी जोत पर भवन का निर्माण कर लिया है, तो वह अतिरिक्ति को आदेश देगा कि वह अंतरक को उसके आसपास समतुल्य कोई जोत उपलब्ध करा दे या अंतरक के पुनर्वास के लिए उपायुक्त द्वारा निर्धारित
प्रतिकर चुका दे। उसके बाद या फिर क्या होगा, अंतरिती द्वारा ऐसी शर्तों पर सहमत हो जाने पर वह अंतरण को क्या करेगा, विधि मान्यता प्रदान कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ इसी में, यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए, क्या हो जाए, यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि अतिरिक्ति ने ब्याज द्वारा भूमि पर हक अर्जित किया है तथा अतिरिक्ति भूमि को जो है अंतरित भूमि को अंतरक को पुनर्बोधस्थ कर देना चाहिए, मतलब फिर से दे देना चाहिए, तो अंतरक को उपायुक्त के पास उतनी धनराशि जमा करानी होगी जितनी रकम में भूमि का अंतरण किया गया था, अथवा उपायुक्त उस भूमि के बाजार मूल्य तथा भूमि में किए गए सुधारों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर निर्धारण कर सकेगा। ये हुआ। उसके बाद है 71 ख, धारा 71 ख। इसमें क्या है, जो इसमें है विधि विरुद्ध अतिरिक्त भूमि के संबंध में दंड। इसमें क्या है, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि के संबंध में दंड। 71 ख, इसमें दिया है, यदि इस अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन करके या कपटपूर्ण तरीके से किसी भूमि का अंतरण किया जाए और अंतरित को इसकी जानकारी हो और अंतरित 3 वर्ष की कारावास या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित होगा। ठीक है, दोनों से दंडित होगा। उसके बाद क्या है, अपराध जारी रहने की दशा में अपराध की अवधि तक अंतरित को प्रत्येक दिन अधिकतम 50 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। अगला है धारा 72। धारा 72 में क्या है, रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण। ठीक है, धारा 72 में क्या है, रैयत द्वारा भूमि का अभ्यर्पण यानी कि सरेंडर। नेक्स्ट है, इसमें क्या क्या पॉइंट है, यदि कोई रैयत किसी पट्टे या करार से आबद्ध ना हो तो क्या होगा, वह किसी कृषि वर्ष के अंत में उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से अपने जोत को जो है अभिप्रेत कर सकता है। क्या कर सकता है, अभिप्रेत कर सकता है, परंतु इस बात की सूचना रैयत द्वारा भूस्वामी को जो है अभ्यर्पण मतलब क्या हुआ, किसी को अर्पण कर दिया फिर से, मतलब उसको 4 माह पूर्व देनी होगी। ठीक है, मतलब जब भी अभ्यर्पण कर रहे हैं उसके 4 माह पूर्व क्या देना होगा, सूचना देना होगा। कितना महीना पहले, 4 माह पूर्व। यदि वह ऐसी सूचना नहीं देता है तो वह अभ्यर्पण के पश्चात अगले कृषि वर्ष के लिए जोत के लगान का भुगतान भूस्वामी को करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रैयत द्वारा पट्टे को जो है अभिप्रेत करने के पश्चात भूस्वामी उस जोत का पट्टे किसी अन्य काश्तकार को दे सकता है या स्वयं उस पर खेती कर सकता है। अगला है धारा 73। धारा 73 में क्या है, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। धारा 73 में क्या है, रैयत द्वारा भूमि का परित्याग। यदि कोई रैयत भूस्वामी को बिना कोई सूचना दिए पट्टे का परित्याग दे। ठीक है, यदि कोई रैयत भूस्वामी को बिना कोई सूचना दिए पट्टे का परित्याग कर दे तथा उस पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा खेती करना बंद कर दे, साथ ही उस पर देय लगान का भुगतान भी ना करे, तो भूस्वामी चालू कृषि वर्ष के समाप्ति के बाद किसी दूसरे रैयत को पट्टे में दे सकता है या स्वयं उस पर खेती कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इसके अंतर्गत क्या होता है, कोई अधिभोगी 3 वर्ष के भीतर या फिर अनधिभोगी रैयत 1 वर्ष के भीतर, कोई अधिभोगी रैयत है तो वो 3 वर्ष के भीतर, और अनअधियोगी भोगी है वो 1 वर्ष के भीतर उपरोक्त भूमि पर कब्जा वापस करने का आवेदन दे सकता है। यदि उपायुक्त को यह समाधान हो जाए, अगर उपायुक्त को यह समाधान हो जाए कि रैयत ने जोत का परित्याग स्वेच्छा से नहीं किया है, वह बकाया लगान के भुगतान के पश्चात रैयत को भूमि का कब्जा वापस करने हेतु आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है धारा 75। धारा 75 में क्या है, भूमि की माप। किसी संपदा, भूधृति या भंडारी जो या फिर खुट कट्टीदार, ठीक है, या फिर काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का सामान्य सर्वेक्षण तथा इसकी माप करने का अधिकार होगा।
फिर से देखते हैं एक बार, किसी संपदा या फिर भूधृति या फिर मुंडारी या फिर खुटकट्टीदार काश्तकारी के प्रत्येक भूस्वामी को भूमि का सामान्य सर्वेक्षण का तथा इसकी माप करने का अधिकार होगा। अगला पॉइंट क्या है, यदि भूमि के अधिभोगी द्वारा सर्वेक्षण या माप का विरोध किया जाता है तो भूस्वामी उपायुक्त के पास एक आवेदन देगा तथा उपायुक्त उचित जांच के पश्चात इस संबंध में क्या होगा, आवश्यक दिशा निर्देश देगा। नेक्स्ट है अध्याय 11, इसमें क्या है, रूढ़ि और संविदा। अध्याय 11 में क्या है, रूढ़ि और संविदा। इसमें है धारा 76 से 79, ठीक है। यहाँ पे है, इस भाग में रूढ़ि एवं संविदा में संबंधित कई प्रावधान हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से संबंधित प्रावधान अधिक महत्वपूर्ण नहीं है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं धारा अध्याय 12। अध्याय 12 में क्या है, अधिकार अभिलेख। अध्याय 12 में क्या है, अधिकार और अभिलेख, रिकॉर्ड और राइट्स और दोनों लगानों का निर्धारण, ठीक है। अध्याय 12 में क्या है, अधिकार अभिलेख, रिकॉर्ड ऑफ राइट, ठीक है, और क्या है, लगानों का निर्धारण। लगान जो है किस प्रकार निर्धारण होगा इसके बारे में दिया हुआ है अध्याय 12 में। तो यहाँ पे है धारा 80। धारा 80 में क्या है, सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति, ठीक है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र संपदा या फिर भूधृति का सर्वेक्षण करने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश दे सकती है। यहाँ पे 81 में क्या है, धारा 81 में अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टियाँ। धारा 81 के द्वारा पारित आदेश के काश्तकार का नाम, उसका वर्ग, भूमि की स्थिति का वासीमाएँ, भूस्वामी का नाम, भुगते लगान निर्धारण की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तों का वर्णन होगा। नेक्स्ट है धारा 82। धारा 82 में क्या है, जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख के तैयार करने का आदेश। पहला पॉइंट क्या है, राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है। नेक्स्ट है धारा 85। धारा 85 में क्या है, उचित लगान का परिनिर्धारण, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ रेंट। किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण या अधिकार अभिलेख के आधार पर राजस्व अधिकारी किसी काश्तकार द्वारा धारित भूमि का उचित लगान परिनिर्धारित कर सकेगा। नेक्स्ट है धारा 86। धारा 86 में क्या है, लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले विवाद या मामले। लगान के परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले किसी विवाद पर राजस्व अधिकारी विचार करते हुए धारा 85 के तहत लगान का परिनिर्धारण कर सकता है, ठीक है। ये किसमें है, धारा 86 में। धारा 87 इसमें है, राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का जो है स्थगित किया जाना, ठीक है। राजस्व अधिकारी के समक्ष वादों का क्या करेगा, संस्थित करेगा। इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स बिफोर रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद विभिन्न पक्षों के बीच उत्पत्ति किसी वाद को राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्व अधिकारी संबंधित मामले को किसी समक्ष न्यायालय को आंतरित कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 89। तो 89 में है, राजस्व अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण, ठीक है, पुनर्निरीक्षण। इसमें क्या है, रिवीजन बाय रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें क्या है, राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में दी गई किसी प्रविष्टि या आदेश के 12 महीने के भीतर उसका पुनरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 91, अति अभिलेख के आदेश पर रोका जाना, ठीक है। धारा 91 में क्या दिया हुआ है, अधिकार अभिलेख के आदेश का रोका जाना। फर्स्ट पॉइंट है, अधिकार अभिलेख के तैयारी के किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट है धारा 92। धारा 92 में क्या है, अधिकार अभिलेख संबंधी विषयों में न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। इसमें क्या है, अधिकार अभिलेख की तैयारी में संबंधी कोई भी वाद किसी न्यायालय में नहीं लाया जाएगा।
नेक्स्ट है धारा 93। धारा 93 में क्या है, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों पर रोक। अधिकार अभिलेख के समक्ष प्रकाशन के से 6 माह तक संबंधित भूमि या उसके किसी काश्तकार को प्रभावित करने वाले कोई आवेदक, ठीक है, ना तो उपायुक्त को दिया जाएगा और ना ही सिविल न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 96। धारा 96 में क्या है, करार या समझौते को लागू करने की राजस्व अधिकारी की शक्ति। इसमें क्या है, इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार करने और विवादों का विनिश्चय करने में राजस्व अधिकारी किसी भूस्वामी और उसके अविधारी के बीच किए गए किसी वैध करार या समझौते को कार्यान्वित करेगा। तो ये 96 तक हमारा धारा 96 तक कम्प्लीट हुआ। अध्याय 13 हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप कम से कम अपने 2 साथी को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। कम से कम 2 साथी को जोड़ें, ये हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।